कल हमने दो लॉन्ग क्वेश्चंस पे बात की थी। एक मैंने बात की थी आपसे स्पोर्ट इन प्लांट्स के हवाला से, वो लॉन्ग क्वेश्चन था, उसको कंप्लीट किया। और दूसरा था सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। वो बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में लॉन्ग आ चुका है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और वो जो सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ थी, उसमें बेटा मैंने आपसे सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए थे, तो उस लेक्चर में से दो पॉइंट रह गए थे हमारे। एक था लास्ट 2 पॉइंट से, एक था कॉर्क, ठीक है ये, और दूसरा है कैलस फॉर्मेशन, ठीक है, कॉर्क एंड कैलस फॉर्मेशन। मैं दोनों को डिस्कस करता हूँ। तो जो कॉर्क है, कॉर्क इज़ आल्सो द एपिडर्मस ऑफ द प्लांट स्टेम। सो इसमें जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस में आपको पता था ये जो कॉर्क है, ये मैंने आपको बताया था कॉर्क कैम्बियम से बनती है। किससे बनती है? कॉर्क कैम्बियम से। कॉर्क कैम्बियम ने जब आउटवर्ड ग्रो किया तो कॉर्क को बनाया। अब इसमें अगली बात ये है कि कॉर्क कैम्बियम ने जब कॉर्क को बनाया, ठीक है, तो जब कॉर्क बनी है तो कॉर्क एक्चुअली रप्चर्ड हो जाती है। कॉर्क डेड सेल्स हैं, ठीक है, डेड सेल्स हैं। और ये देखें, इस डायग्राम में देखें, ये एक ट्री है, इसमें ये इसका स्टेम है, ठीक है। अब ये जो इसका स्टेम है ना, इस स्टेम में ये देखिए, ये एक्सटर्नल मोस्ट लेयर है। मैं ये भी बताया था कि एक्सटर्नल मोस्ट लेयर ऑफ द बार्क इज एक्चुअली कॉर्क। तो ये जो कॉर्क है, ये देखें, ये सेल है, ये देखिए, ये कॉर्क है, ठीक है, ये सेल, उसके बाद ये सेल है, उसके बाद ये सेल है, लेयर्स हैं। अब ये लेयर यहाँ से रप्चर्ड है, इस एरिया से रप्चर्ड है। जहाँ से लेयर रप्चर्ड है, जो स्पेस रह गई है, लेयर्स के दरमियान जो स्पेस रह गई है ना, उस स्पेस को कहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। स्पेस को क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। अब याद रखिएगा, लेंटिसेल वो सेल हैं, मतलब सेल, लेंटिसेल्स एक्चुअली स्पेस है, ये वो स्पेस है जहाँ से गैशियस एक्सचेंज हो सकती है। गैशियस एक्सचेंज कैसे हो सकती है? ये जो कॉर्क का ये वाला जो एरिया रप्चर्ड है ना, यहाँ से, इसी एरिया से प्लांट के अंदर, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो सकती है, ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव भी हो सकती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना, गैसेस एक्सचेंज का होना किसके ज़रिए होता है? लेंटिसेल्स के ज़रिए। और लेंटिसेल्स कैसे बने? कॉर्क यानी कि एपिडर्मस के रप्चर होने से, ठीक है। अब उसके बाद ना कॉर्क सेल के अंदर, ठीक है ना, कॉर्क सेल जिनको कॉर्क कैम्बियम ने बनाया था, उन कॉर्क सेल में एक लिपिड मटेरियल होता है, ठीक है। उस लिपिड मटेरियल का नाम होता है सबएरन, ठीक है। क्या नाम उसका होता है? सबएरन। और सबएरन एक वाटरप्रूफ मटेरियल है। सबएरन वाटरप्रूफ है। कैसे वाटरप्रूफ है? अब देखें, कॉर्क एक्चुअली वाटरप्रूफ है। कॉर्क वो सेल हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? सबएरन पाया जाता है। सबएरन क्या है? लिपिड। और लिपिड क्या है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? डेफिनेटली ऑर्गेनिक। तो वाटर क्या हुआ? इनऑर्गेनिक। तो क्या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को डिसॉल्व करके या ऑर्गेनिक की बनी हुई लेयर में से क्या गुजर जाएगा? क्या ऑर्गेनिक की लेयर एक लगी हुई है, मीन्स के ये सारी लेयर फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक की है, यहाँ सबएरन लगा हुआ है सारा, इधर से वाटर आ रहा है, तो क्या सबएरन यानी कि लिपिड क्या वाटर को गुजरने देगा? क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को गुजरने देगा? क्या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को डिसॉल्व करके आगे जा सकता है? नहीं। तो इसी तरह जब वाटर
जो है वो पास आउट नहीं हो सकता, तो वो जो कार्क सेल हैं वो कौन से सेल बन गए? वाटरप्रूफ सेल। कैसे वाटरप्रूफ हैं ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये आपको अगर बोर्ड में शॉर्ट भी आ गया ना, तो मैंने बिल्कुल ना चीज़ों को सेगमेंट वाइज लिखा हुआ है, तो आप अगर बोर्ड में आपको ये शॉर्ट भी आ जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट भी आपसे पूछ लेते हैं, तो उसको भी आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं इसी तरह पॉइंट्स बना के, और ये डायग्राम भी बना सकते हैं, इसको लेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कार के बाद नेक्स्ट क्या है? कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन क्या है, इसको भी मैं डायग्रामेटिकली बयान करूँगा, उसमें भी आपने यही डायग्राम बनानी है। कैलस फॉर्मेशन में ये है कि अगर प्लांट्स वुंडेड हो गया, इफ़ प्लांट्स गेट्स वुंडेड, प्लांट ज़ख्मी हो गया, इंजरी हो गई, ठीक है, प्लांट को क्या हो गई? इंजरी। इंजरी कैसे हुई? ये देखें, ये स्टेम है, स्टेम में मैं यहाँ से एक कट लगा देता हूँ जो शो करेगा कि इंजरी हुई है, ठीक है, ये इंजरी हो गई इस एरिया में। जब इंजरी हुई कट लगा दिया, कट लगा दिया, ऐसी कोई आपको पता है ये फार्मर्स होते हैं, इनको पता होता को नहीं है कि प्लांट्स जो हैं वो भी, उनको भी जो है वूंड कॉज हो सकता है, उनको भी इंजरी हो सकती है। कुल्हाड़ी पकड़ी होती है, जा रहे होते हैं, कभी किसी दरख्त को लगा दी, कभी किसी दरख्त को लगा दी, ठीक है ना, कोई पता नहीं है कि उनको भी इंजरी आती है, उनका भी फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है, बेजान समझ के उनके कट लगा देते हैं, ठीक। अब ये देखें, किसी फार्मर ने या किसी भी अनएजुकेटेड ने जिसको नहीं पता था इस हवाला से, तो उसने यहाँ से कट लगा दिया, ठीक। जब उसने कट लगाया ना, इधर से उसने कट लगाया, तो कट लगाया तो इस एरिया से ये प्लांट को, इसको कहते हैं वूंड हो गया, इंजर्ड हो गया, ज़ख्म हो गया। तो फिर यहाँ से जिस तरह हमारे ज़ख्म हो जाए तो हमारा फ्लूइड लॉस होना शुरू हो जाता है, ब्लड रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब प्लांट में ब्लड तो नहीं है, लेकिन उनके भी यहाँ पे कट लगा ना, उनसे फ्लूइड रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड रिलीज़ होता है ना, तो उसमें उस फ्लूइड जो है ना, वो फ्लूइड उसको रोकने के लिए, जिस तरह हमारे बॉडी में रोकने के लिए यहाँ पे जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है ना, मतलब यहाँ पे इंजरी हुई है, मेरे यहाँ इंजरी हो गई, तो मतलब यहाँ कट लग गया, तो इस कट में यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड को रोकने के लिए यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, सही है। इसी तरह यहाँ पे प्लांट के अंदर बी क्लॉट बनता है, और वो क्लॉट बनता है पेरेन्काइमा सेल्स का, पेरेन्काइमा सेल्स से क्लॉट बन जाता है। ये देखिए मैंने क्लॉट भी बना दिया आपकी समझ के लिए, ठीक है। और ये क्लॉट किसने बनाया, कौन से सेल्स ने बनाया? पेरेन्काइमा सेल्स ने बनाया। ये देखिए, ये मैंने मेंशन किया, ये आपको एग्ज़ाम में MCQ भी आ सकता है कि कौन से सेल यहाँ पे जब वुंड होता है तो उस वुंड को कवर करने के लिए, उसको वहाँ से फ्लूइड लॉस को रोकने के लिए कौन से सेल जो हैं वो यहाँ पे क्लॉट बनाते हैं। तो प्लांट की बात होगी तो पेरेन्काइमा सेल होंगे, ठीक है। तो अगर ह्यूमन के बीइंग की बात होगी तो वहाँ पे कौन से सेल होंगे जो क्लॉट बनाते हैं, ठीक है। कौन से सेल क्लॉट बनाते हैं? एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ह्यूमन बीइंग्स में भी, ह्यूमन बीइंग्स ने जो क्लॉट बनाना है ना, वो एक्चुअली बनना है रेड ब्लड सेल्स के एक दूसरे के साथ जुड़ने से। रेड ब्लड सेल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ना तो क्लॉट बन जाएगा, लेकिन उनको जोड़ा किसने? प्लेटलेट्स ने। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। प्लेटलेट्स की मदद से रेड ब्लड सेल जुड़ जाते हैं तो क्लॉट बन जाता है, सही है। और जो है होते हैं प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स जुड़ते हैं तो क्लॉट बनता है। तो मैंने यहाँ पे एनिमल और प्लांट में डिफरेंस भी बता दिया, ठीक। तो इसी तरह से अगर हमारे क्लॉट बनता है तो उसको स्कार कहते हैं, ठीक है। और अगर जो प्लांट्स हैं उनके क्लॉट बनता है तो उसको कैलस कहते हैं, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो ये पेरेन्काइमा सेल्स जो थे उन्होंने उनसे वुंड बना, उन्होंने वुंड को कवर किया, और इस तरह से ये जब प्लांट बडिंग करते हैं और ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें ये वाले कैलस फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
ये जब आपने सिग्निफिकेंस लिखनी है ना सेकेंडरी ग्रोथ की, उसके बाद ना आपने ये 2 पॉइंट भी लास्ट पे डिस्कस कर देने हैं, ठीक है। अब एक और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है मूवमेंट इन प्लांट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा अहम है, ठीक है। मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में मूवमेंट दो तरह से होती है, या तो होती है ऑटोनोमिक या होती है पैराटोनिक। ऑटोनोमिक और पैराटोनिक मूवमेंट्स। तो ऑटोनोमिक है या पैराटोनिक है। ऑटोनोमिक मूवमेंट जो होती है वो ऑटोमेटिक है, मींस कि स्पॉन्टेनियस है। ये वाली जो मूवमेंट है ये स्पॉन्टेनियस है और ये वाली नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऑटोनोमिक मतलब इसमें, इसको सिंपल आप याद रखिएगा, मैं इसको दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो जब हम ऑटोनोमिक की भी बात करते हैं तो ऑटोनोमिक मैंने कहा स्पॉन्टेनियस है, और एक तो ये स्पॉन्टेनियस है, दूसरा ये इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती हैं। किसकी वजह से होती हैं? इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती हैं। तो ये है ऑटोनोमिक। अच्छा याद रखिएगा, बोर्ड में ये आपको इसी तरह लॉन्ग नहीं आ जाना कि एक्सप्लेन द मूवमेंट इन प्लांट्स, ऐसा नहीं होता। या तो ऑटोनोमिक आएंगी या पैराटोनिक आएंगी, ठीक है। तो पहले हम मतलब ऑटोनोमिक पढ़ लेते हैं। तो ऑटोनोमिक को पहले आपने डिफाइन कर देना है कि ऑटोनोमिक मूवमेंट्स जो होती हैं ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स हैं, स्पॉन्टेनियस हैं और इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती हैं। अच्छा जी, अब ऑटोनोमिक मूवमेंट्स जो होती हैं ना, उनकी टाइप्स हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की टाइप्स पे पहले बात करते हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। अब वो जो 3 टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? उनमें सबसे पहली जो है वो है टेक्टिक मूवमेंट्स। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स में जो पहली टाइप है वो है टेक्टिक मूवमेंट्स। अब टेक्टिक मूवमेंट्स, अब जो लफ्ज़ है ना टेक्टिक, टेक्टिक का मतलब होता है टुवर्ड स्टिमुलस। टुवर्ड सोर्स और स्टिमुलाई कह सकते हैं आप, या टुवर्ड्स आप सोर्स कह लें, टुवर्ड सोर्स टेक्टिक मूवमेंट्स हैं। तो अब अगर टेक्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो 2 तरह से होती हैं। एक होती है फोटोटेक्टिक, अच्छा इसको समझे जरा, फोटोटेक्टिक को समझे। फोटो का मतलब क्या होता है? सिंपल, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। ध्यान से इसको, फोटो को तस्वीर ना समझते रहिएगा। फोटो है, फोटो तस्वीर वो नहीं होती। फोटो का मतलब होता है लाइट। और दूसरी है, दूसरा लफ्ज़ क्या है भला? टेक्टिक। टेक्टिक का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको। टेक्टिक का मतलब क्या होता है? टुवर्ड सोर्स। तो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। ओके हो गया? फोटोटेक्टिक, टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट सिग्नल की तरफ जाना, टुवर्ड सोर्स कह लें, सिग्नल कह लें, टुवर्ड सिग्नल, जिस तरफ से सिग्नल आ रहा है ना उस तरफ चले जाना, ठीक, टेक्टिक कहलाता है। तो यहाँ सिग्नल क्या है? लाइट का। तो क्या बन गई? फोटोटेक्टिक। तो इसकी एग्जांपल ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब आपने इसको, मेरी बातों को ना आपने लिख लेना है, इसी तरह इसको थ्योरी बना के लिख लेना। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल में ये है कि ये देखें, प्लांट सेल है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। मैं डायग्राम जो है ना वो बिल्कुल आपके सामने बनाता हूँ, मतलब पहले से मैं नहीं बनाता डायग्राम अब, ताकि ना आपको भी बनानी आ जाए।
अच्छा, ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, ये इसकी बाहर सबसे बाहर सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी। अब ये देखिए, ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल में यहाँ पे से आप कह लें इस एरिया में प्लांट की एक ऑर्गेनेली है। कौन सी वैसे बना रहा हूँ आपके ख्याल में? यह है क्लोरोप्लास्ट। इधर क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है इस एरिया में, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो हुआ यूं कि इस कॉर्नर में क्लोरोप्लास्ट है, अब प्लांट के इस सेल में ये लाइट का सिग्नल आ रहा है, वो यहाँ पे आगे पड़ा, ठीक है, इस कॉर्नर में क्लोरोप्लास्ट है और इस कॉर्नर में लाइट का सिग्नल आ रहा है, लाइट पड़ रही है। अब आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए, क्योंकि उन्होंने सनलाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना होता है। तो अब क्लोरोप्लास्ट के लिए ये वाली सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो फिर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो एक प्रोसेस आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, साइक्लोसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो साइक्लोसिस के ज़रिए, साइक्लोसिस आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है साइटोप्लाज्म का, उसकी एंड वाली 2 लाइनें, उसमें लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइक्लोसिस भी कहते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो उन्होंने क्या किया, साइक्लोसिस करके साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट करके किस तरफ पहुंच गए? लाइट की तरफ। अब मुझे बताएं, ये लाइट का सिग्नल आ रहा है, तो लाइट के सिग्नल की तरफ, किसके सिग्नल की तरफ? लाइट के सिग्नल की तरफ हरकत करना क्लोरोप्लास्ट का क्या कहलाता है? फोटोटैक्टिक। लाइट का इधर पड़ना फोटो में आ गया, और फिर उसी लाइट की तरफ जाना टैक्टिक में आ गया। तो मिला के बोलें तो क्या बन गया? फोटोटैक्टिक। समझ आ गई? तो इसकी एग्जांपल देना मत भूलिएगा। ये पहली टाइप थी टैक्टिक मूवमेंट की, और दूसरी हो फोटोटैक्टिक, और दूसरी होगी कीमोटैक्टिक। अब तो आप को पता चल जाएगा। टैक्टिक का मतलब बताया था, टैक्टिक का मतलब क्या होता है? टूवर्ड सिग्नल। और कीमो मतलब कौन सा सिग्नल होगा? पहले लाइट था, फोटो, अब कीमो मतलब कौन सा सिग्नल आएगा? केमिकल सिग्नल आएगा, केमिकल सिग्नल। ठीक है, कोई सिग्नल ऐसा होना चाहिए जो केमिकल का हो। इसकी फिर एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर क्लास, सेकंड पेज है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है किन में वाला? ब्रायोफाइट्स में। तो क्या होता है, अब जो होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया, आप जानते हैं आर्चिगोनिया क्या है? आर्चिगोनिया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एफ फॉर फीमेल, आर फॉर रिप्रोडक्टिव, एस फॉर स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें होता है एग। सही है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट का, आर्चिगोनिया,
उसमें क्या होता है, एग। और जो एग होता है, एग जो है, एग में क्या होता है, क्या होता है भला एग में? सारी बात सेल ही है ना, सेल है, तो इसमें क्या होगा, डीएनए, डीएनए। तो एनए क्या है, एनए क्या है, एनए है न्यूक्लिक एसिड। एनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड एक केमिकल है। ओके, तो फिर क्या होता है, अब ये है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं एंथ्रीडिया, ठीक है, आर्चिगोनिया। और ये क्या है, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया से रिलीज किए जाते हैं स्पर्म, ठीक है। और जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज़ कहाँ किए जाते हैं, वाटर में, ठीक है। अब फीमेल जो एग होता है वो आर्चिगोनिया में है, और उसके पास क्या है, डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है एग में, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, केमिकल है, ठीक। फिर जो केमिकल है ना, ये न्यूक्लिक एसिड जो एग में है वो केमिकल सिग्नल देता है। किसको देता है सिग्नल, स्पर्म को, जो कहाँ पे हैं, वाटर में। और वो वाटर से स्विम करते हुए वो सिग्नल को पिक करते हैं, जो किसकी तरफ से आ रहा है, एग की तरफ से। और वो स्विम करते हुए उस केमिकल सिग्नल को पिक करके वो क्या करते हैं, उस एग तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब ये देखें जी, उसने जो स्पर्म है उसने किसको पिक किया, न्यूक्लिक केमिकल सिग्नल को, तो कीमो बन गया। फिर उसी केमिकल सिग्नल की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो क्या बन गया, टेक्टिक। अब कीमो और टेक्टिक को मिलाएं तो क्या बन गई, कीमोटेक्टिक मूवमेंट्स। तो इस तरह से कीमोटेक्टिक और फोटोटेक्टिक क्या बन गई, टेक्टिक मूवमेंट्स। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये टेक्टिक मूवमेंट्स हैं। ये 3 टाइप्स में से ऑटोनोमिक मूवमेंट की पहली टाइप हो गई, समझ गए होंगे आप। अब दूसरी है टर्गर मूवमेंट। पहली हो गई थी टेक्टिक, अब उसके बाद कौन सी है, टर्गर मूवमेंट। अब जब टर्गर की बात करते हैं तो मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आपने टर्गर को सुना होगा, टर्गर मूवमेंट को। टर्गर क्या है, तब तक ज़रा अपने जहन में सोचें ज़रा, टर्गर क्या था, टर्गर प्रेशर क्या था, ठीक है। मैं टर्गर मूवमेंट्स पे बात करता हूँ। अब जो टर्गर मूवमेंट्स हैं, टैक्टिक थी 2 तरह की। अब जो टर्गर होंगी, टर्गर जो हैं वो होंगी 2 तरह की, सही। एग्जाम्पल में आएगी ना, इसकी 2 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। टर्गर, ऐसी मूवमेंट जो टर्गर की वजह से है, सही, तो वो टर्गर मूवमेंट्स होंगे, सिंपल इज़ दैट। इसकी 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहली एग्जाम्पल है स्लीप मूवमेंट्स। पहले हम बात करेंगे किस पे वाला, स्लीप मूवमेंट्स पे। तो जब हम स्लीप मूवमेंट्स पे बात करेंगे, स्लीप मूवमेंट्स यानी कि वो मूवमेंट्स हैं जो किसकी वजह से हैं, टर्गर की वजह से स्लीप मूवमेंट्स हैं। स्लीप मूवमेंट्स किस में होती हैं, अब ये जो है ना लिग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं भला, क्यों भाई, लिग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं, फलीदार पौधे, मसलन बीन प्लांट्स, लोबिया, वो वाले जो होते हैं ना वो लिग्यूम प्लांट्स होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। उनमें स्लीप मूवमेंट क्या है, व्हाट इज स्लीप मूवमेंट। स्लीप का मतलब है सो जाना। सोते कब हैं, मीन्स कि मोस्टली डार्कनेस में, नाइट में। अब इसमें आप अपनी एग्जांपल ना ले लीजिएगा,
12-12 घंटे की शिफ्टें लगानी होती है। हमने आजकल लॉकडाउन के दिन ना तो खैर स्टूडेंट्स ने इंजॉय किया, तो 12-12, 14-14, 15-15 घंटे की शिफ्ट लगती है यहाँ। मेरा तो एक स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा स्टूडेंट रहा है वो, तो मुझे कहा करता था कि सर मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने कहा ओके हो गया। तो सर आप मुझे ना कोई बता दें कि मैं अपनी नींद को कैसे कम करूं। तो मैंने कहा चलें, यही सोचा मैंने कि चलें ये बच्चा है अच्छा है तो डॉक्टर बनना चाहता है, वो भी स्पेशलिस्ट। तो सोएगा कम ही सोएगा, कोई यही है कि 6 घंटे सोता होगा तो 4 घंटे सोना चाह रहा होगा, ऐसे तो ना कोई स्पेशलिस्ट कह देता। तो मैंने कहा यार आपकी नींद कितने घंटे है? कहता सर पहले 12 घंटे थी, अब 14 घंटे हो गई। तो मुझे बताएं, मैं स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं नींद को कैसे कम करूँ? आप खुद ही बताएं, फिर बंदा क्या कहे ऐसे बच्चे को। खैर बन जाएगा जल्दी स्पेशलिस्ट हो। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट है, बीन प्लांट। स्लीप मूवमेंट है, कैसे स्लीप मूवमेंट शो करते हैं? स्लीप मूवमेंट में मैंने आपको बताया कि स्लीप है जब डार्कनेस आती है एट नाइट, डार्कनेस में, इवनिंग में, मैं यहाँ पे इवनिंग लिख देता हूँ। इवनिंग में जो लीफ हैं वो बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, ठीक है, वो झुक जाएंगे। और उसके बाद जब लाइट के बाद कौन सा पीरियड होगा, डार्क के बाद कौन सा पीरियड होगा, लाइट पीरियड। तो लाइट पीरियड में वो अगेन, लाइट मतलब डे, डे में वो फिर से स्ट्रेट हो जाएंगे, वो फिर से स्ट्रेट हो जाएंगे। इवनिंग में यानी कि वो लीफ बेंड हो जाएंगे और लाइट डे टाइम में फिर से वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मतलब ये था उनकी स्लीप मूवमेंट, मतलब रात को वो बेंड हो गए यानी कि सो गए। और ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ, टर्गर की वजह से। मैं इसको ना आपको ना डायग्रामेटिकली ये बात समझा देता हूँ। अब ये देखें, ये वाला एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में यहाँ पे इसके लीफ लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो लीफ हैं, जो लीफ इसके ऊपर लगे हुए हैं, फिक्स्ड हैं, ये देखें, ये एरिया, ये यहाँ पे जहाँ से लीफ मेन ब्रांच के साथ जुड़ता है। याद रखिएगा जब भी आप किसी प्लांट को देखेंगे ना, तो पहले लीफ होगा, लीफ के साथ ना एक डंडी सी होगी, ये डंडी सी होगी पहले, उस डंडी का नाम होगा पेटियोल, ठीक है, ये पेटियोल है। और पेटियोल पहले लीफ आता है, फिर पेटियोल आती है, छोटी सी डंडी होती है। उसके बाद फिर एक हिस्सा स्वालन होता है, थोड़ा सा सूजा हुआ हिस्सा होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है, उसको, उस हिस्से को, ये उस हिस्से को कहते हैं पुलवाइनस, पुलवाइनस, सही है। लीफ के बाद क्या आई, पेटियोल, और पेटियोल जब मेन ब्रांच से जुड़ने लगती है ना, तो वही हिस्सा फूला हुआ होता है, स्वालन पोर्शन, उसको कहते हैं पुलवाइनस। अब जो पुलवाइनस है, ये मैं पुलवाइनस पे थोड़ा सा आपको बता रहा था, पुलवाइनस कहाँ होता है, स्वालन पोर्शन है, और इस पुलवाइनस के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ये जो मैं छोटी छोटी आपको बातें बताता हूँ ना, ये कौन से सेल होते हैं, ये आपको एमसीक्यू बड़ी जल्दी पूछते हैं, क्योंकि ये बातें बड़ी जल्दी भूल जाती हैं बच्चों को, तो इसलिए वो पूछ लेते हैं। पुलवाइनस में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है।
और उन सेल्स के दरमियान इंटरसेलुलर दो सेल्स के दरमियान स्पेसिस भी ज़्यादा होती हैं। अब वो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ये देखें जी, ये मेन ब्रांच गुजर रही है, ये मेन ब्रांच गुजर रही है, इसके टॉप पे सेल्स हैं, ये सब फूला हुआ है, और ये उसी लीव जो है वो पुलवाइनस के एरिया में ये लोअर सेल्स हैं ये पेरेन्काइमा सेल्स, ये अपर सेल्स हैं, अपर पेरेन्काइमा सेल्स, ये हैं लोअर पेरेन्काइमा सेल्स। ओके हो गया। अब जब ना डार्कनेस आती है ना, तो लीफ ने क्या होना है, बेंड हो जाना है, लीफ ने क्या होना है, बेंड हो जाना है। तो बेंड कैसे होते हैं, जब लोअर साइड पे इस एरिया में जब टर्गर प्रेशर, लोअर साइड पे जब टर्गर प्रेशर फॉल हो जाता है, इनमें ये सेल फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड मीन्स के ढीले पड़ जाते हैं नीचे वाले सेल्स। जब डार्कनेस आती है ना, लाइट एक सिग्नल है, सही, लाइट एक सिग्नल है, लाइट का ना होना भी एक सिग्नल है। जब लाइट नहीं होती ना, मतलब सिग्नल नहीं है लाइट का, तो इवनिंग है, अंधेरा हो रहा है, तो वो सिग्नल जब यहाँ पे आता है ना, तो लोअर सेल जो होते हैं पुलवाइनस के निचले वाले पेरेन्काइमा सेल्स, वो अपना टर्गर लॉस कर देते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। जब ये ढीले पड़ जाते हैं ना, ये वाले सेल्स, तो प्लांट जो होता है ना वो पत्ता झुक जाता है, मतलब नीचे को मुड़ जाता है, क्योंकि निचले वाले सेल्स में प्रेशर ही नहीं रहा। निचले मतलब एक सहारा था, ये देखें ना मेरा हाथ है, अगर इसको मैं यहाँ पे सहारा देता हूँ ऐसे, ठीक है ना, मैं नीचे सहारा दिया हुआ है इसको, इस हाथ को, तो ये टिका हुआ है इधर। तो अगर मैं नीचे वाला जो स्पोर्ट है इसकी, जो टर्गर एक स्पोर्ट है ना, अगर इसकी मैं स्पोर्ट यहाँ से खींच लूँ तो ये ऐसे ढीला पड़ जाएगा, ऐसे, सही है, ऐसे ये लूज़ हो जाएगा। ये इसको कहते हैं ये बेंड हो गए, टर्गर लॉस हो गया। तो अगर सेम आप सोचें, अगर ये अपना टर्गर जब लाइट आती है दोबारा से, मतलब डार्कनेस ख़त्म होती है, तो ये जब अपना टर्गर गेन कर लें, तो मतलब ये टर्गर गेन करें, मैं ये वाला हिस्सा, ये टर्गर गेन किया, तो ये दोबारा इसको ऐसे ना, दोबारा इसको सपोर्ट दी। जब दोबारा मैंने इसे सपोर्ट दी है, तो फिर से ये क्या हो गए, याद रखना, स्ट्रेट हो गए। सहारा ख़त्म किया तो बेंड हो गए, मैंने सपोर्ट दी तो फिर से स्ट्रेट हो गए। ये टर्गर लॉस, ये टर्गर गेन, ओके हो गया। तो ये टर्गर की मूवमेंट है, सही हो गया। ये लोअर साइड पे जब टर्गर लॉस होता है, टर्गर प्रेशर लॉस हुआ, तो उससे वो जो हैं बेंड हो गए। जब टर्गर उन्होंने गेन किया तो फिर से वो क्या हो गए, दोबारा से स्ट्रेट हो गए। ओके, ये था टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर मूवमेंट्स के बाद दूसरी है, मैंने आपको एक स्लीप मूवमेंट सी, दूसरी रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स मतलब जो लीफलेट्स हैं, पत्ते जो है ना, बड़ी जल्दी जो है ना वो हरकत में आते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है माइमोसा, प्लांट है, टच मी नॉट, डोंट टच मी। तो ये जो प्लांट है ना, टच मी नॉट, जो कहता है मुझे मत छुओ, ठीक, उसका ये नाम क्यों रखा गया, मैं इसको बताता हूँ, आपको बयान करता हूँ। इसमें ये होता है कि जब ना कोई लीफलेट्स हैं, इनको छूने लगता है ना, मतलब यू आर गोइंग टू टच करने लगे हैं, अबाउट टू टच, मैं इसको अबाउट लिख देता हूँ, अबाउट टू टच मतलब टच करने लगे हैं। तो जब टच करने लगे ना, जो उसकी जो लीफलेट्स थी, जो पत्तियां थी, उन्होंने
इतना क्विक रिस्पॉन्स किया कि उन्होंने विद इन टू सेकंड में उन्होंने अपना टारगेट ही लॉस कर दिया, टारगेट लॉस कर दिया। जो उनकी स्ट्रेटनेस थी, जो उनका रिजिडनेस था, उन्होंने उसको लॉस कर दिया 2 सेकंड्स में। तो 2 सेकंड में क्या किया उन्होंने भला? टारगेट कैसे लॉस हुआ? टारगेट इस तरह से लॉस हुआ, ये प्लांट सेल है ना, मैं इस पर समझा देता हूँ, यहाँ जगह थोड़ी कम है। ये प्लांट सेल है, ठीक है, लीफलेट का सेल है, समझ लें, ये लीफलेट का सेल है। यहाँ सेल से ना फ़ौरन, इसी सेल से फ़ौरन यहाँ से जो है वो उन्होंने पोटाशियम आयंस को बाहर निकाल दिया, फ़ौरन पोटाशियम आयंस को बाहर निकाल दिया सेल से। और जब पोटाशियम आयन, याद रखिएगा, सेल से बाहर जाते हैं ना, पोटाशियम आयंस को हमेशा फॉलो करता है वाटर। कौन फॉलो करता है? वाटर। जैसे पोटाशियम आयन धड़ाधड़ सेल से बाहर निकले, साथ ही पीछे वाटर भी चला गया। तो जब सेल से वाटर ही चला गया तो बताएं क्या टारगेट रहेगा? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं रहेगा। वाटर लॉस हो गया, वो सेल सारे फ्लैसिड हो गए। जब टारगेट लॉस हुआ विद इन 2 सेकंड हुआ, जैसे ही टारगेट लॉस हुआ सारी लीफलेट्स फोल्ड हो गई। लीफलेट्स क्या हो गई? फोल्ड हो गई, आपसे दूर चली गई, प्लीज़ टच मी नॉट, ठीक है। तो वो मतलब वो फोल्ड हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी, तो उसको इसलिए उसने क्या नाम दिया? टच मी नॉट प्लांट। ये उनकी रैपिड मूवमेंट है लीफलेट्स की। और ये भी मैंने कहा वाटर लॉस हुआ, तो वाटर लॉस हुआ, टारगेट लॉस हो गया, तो कौन सी मूवमेंट हुई? टारगेट मूवमेंट्स। तो अब उनको लीफलेट्स को दोबारा अपना टारगेट गेन करने के लिए, उन्होंने अगर टारगेट गेन करना है, इफ़ टारगेट गेन, टारगेट प्रेशर दोबारा उन्होंने गेन करना है, अगर उन्होंने टारगेट प्रेशर गेन करना है तो टारगेट प्रेशर गेन करने के लिए उनको फिर एटलीस्ट 10 मिनट्स लग जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स लग जाएंगे उसको, उनको अपना टारगेट जो है वो दोबारा से गेन करने के लिए। तो लॉस करने के लिए 2 सेकंड लगे और 10 मिनट्स इंशाल्लाह फिर वो आपको दुआएं ही देगा है जिसने ये कोशिश की थी। तो बेटा ये वैसे तो 3 तरह की मूवमेंट्स थी ऑटोनोमिक जो थी, एक तो थी टैक्टिक मूवमेंट, दूसरी है टारगेट मूवमेंट, एक रह गई है ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। तो वो मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा और साथ में मैं आपसे पैराटोनिक डिस्कस करूँगा। तो याद रखिएगा ये मैंने जो एग्जांपल्स दी हैं, ये जो मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, अगर बोर्ड में लॉन्ग आ गए तो बनानी है साथ में, ठीक है ना। तो आपका आपकी जो प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा जो आपका जो स्टाइल है लिखने का, इसके अलावा याद करने का स्टाइल है, एग्जांपल्स पुट करने का स्टाइल है, डायग्राम बनाने का स्टाइल है, हर चीज़ परफेक्ट करनी है आपने, इसलिए डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आ सकता है, तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। इसमें आपने 4 मार्क पूरे करने हैं। तो ये इसकी जो 2 बता दी मैंने ऑटोनोमिक मूवमेंट्स को, आपने डिफ़ाइन किया, उसके बाद इसकी 3 टाइप्स में से टैक्टिक मूवमेंट, फिर उसके बाद आपने टारगेट मूवमेंट बयान करनी है, और एक लास्ट पे है ग्रोथ मूवमेंट, वो मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा, तो हमारी ऑटोनोमिक मुकम्मल हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, तो कल मज़ीद लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर है। अल्लाह हाफिज़।